नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी आपके स्वास्थ्य की, खासकर मोटापे की बात कर लेते हैं। कहीं आप भी मोटापे का शिकार तो नहीं है? सुबह शाम आप जब भी कहीं जिम के सामने से गुजरते हैं तो आप देखते होंगे बड़ी संख्या में लोग जिम में वर्कआउट करते नजर आते हैं। ज़्यादातर से जब आप पूछेंगे कि क्यों जिम में इतना पसीना बहा रहे हो, तो लोगों का एक ही जवाब होता है कि उन्हें फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, मोटा नहीं होना है, या मोटे हैं तो मोटापे को कम करना है और इसके लिए जिम जाते हैं। आपको पता है भारत में मोटापे की स्थिति क्या है? 44 मिलियन महिलाएं मोटापे का शिकार हैं, 26 मिलियन पुरुष हैं जो मोटापे का शिकार हैं, और 20 साल से ऊपर के लोगों के बारे में ये जानकारी है। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की संख्या भी 12 मिलियन से ज़्यादा है जो कि मोटापे का शिकार है। तो इस तरह से एक बहुत ही खतरनाक स्टेज में भारत में मोटापा है, वो लोगों के बीच फैलता जा रहा है। मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या मोटापा कोई बीमारी है या किसी बीमारी की वजह से मोटापा होता है, कैसे इसे कम किया जा सकता है, सही तरीका क्या है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार मौजूद हैं, जो हमारे और आपके दिमाग में भी जितने सवाल है ना जो मैं पूछने वाली हूँ उनका जवाब देने वाले हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर अंशुमन जी। पहला सवाल तो यही है कि मोटापा है क्या? वो जो दिखता है कि हम मोटे हो गए, थुलथुल हो गए, वही मोटापा है, या मोटापा इससे कुछ अलग और बढ़कर है? बहुत अच्छी बात है, आपने शुरुआत ही की परिभाषा, क्योंकि मोटापे का मतलब लोग समझते हैं एक क्रॉस आइडिया है कि बेडॉल कुछ हो गया तो मोटापा है, जबकि ऐसा नहीं। इसका साइंटिफिक फॉर्मूला कैलकुलेट करने का BMI है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कैलकुलेटर अवेलेबल है। इसमें एक पैरामीटर तय किया गया कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए किस लेवल से ऊपर होगा तो हम ओवरवेट कहेंगे, किस लेवल से ऊपर होगा तो ओबीज कहेंगे, मोटापा कहेंगे। ये तो क्रॉस बॉडी की बात हुई, लेकिन इसके अलावा वेस्ट सर्कमफ्रेंस मतलब कमर की माप अगर लें, कमर का साइज क्या है, तो इसमें कहा जाता है अगर महिलाओं में 90 सेंटीमीटर से ऊपर कमर का साइज है, 90 सेंटीमीटर लगभग 36 इंच, और पुरुषों में 100 सेंटीमीटर मतलब लगभग 100 सेंटीमीटर से लगभग 40 इंच से ऊपर अगर है तो इसको हम मोटापा कहते हैं। नेक सर्कमफ्रेंस, गर्दन को अगर नापें, हाँ, उसमें अगर 40 सेंटीमीटर से ऊपर पुरुषों में और 35 सेंटीमीटर से ऊपर महिलाओं में है तो इसको मोटापा कहते हैं। किसी भी एज, 20 साल से ऊपर किसी भी एज में, 20 साल से एडल्ट की बात हो रही है, किसी भी एज। तो ये तो ग्रॉस कैलकुलेशन की बात हुई, लेकिन एक्चुअली मोटापा कहाँ है? बेडॉल ऊपर शरीर का मोटापा या कहीं और का मोटापा? मोटापा आमतौर पे एक सिंबल है, मैनिफेस्टेशन है चर्बी का, मतलब शरीर में चर्बी कहाँ कहाँ जमा है। अब ये चर्बी 3 जगह है, जिसको हम डिपो कहते हैं। डिपो आप सबने सुना होगा, जहाँ हम सामान स्टोर करते हैं। तो शरीर में सबसे बड़ा डिपो है सबक्यूटेनियस फैट, मतलब स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे जो फैट है, चर्बी है, उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस डिपो, मतलब वो गोदाम की तरह है। गोदाम की तरह है जी। अब ये शरीर के ऊपर चर्बी की तरह जब जमा होता है, इसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर। मतलब ये बैड टाइम के लिए जब इवोल्यूशन हो रहा था इंसान का, तब देखा जाता था कि जब खाना नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा, तो इस जगह चर्बी जमा कर लो। ये ह्यूमन की प्रॉपर्टी थी। 10 किलो चर्बी तक जमा होना तब तो रिजर्वॉयर है, लेकिन 10 किलो से ऊपर अगर सबक्यूटेनियस फैट, चमड़ी के नीचे चर्बी जमा है, तो बीमारी का कारण है। चलिए, तो अब हमें BMI चेक करते रहना चाहिए। BMI से भी ऊपर एक बात मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड डिपो है आपका विसरल फैट, पेट के ऊपर चर्बी, ये पेट के अंदर, सबक्यूटेनियस के अंदर। मतलब देखेंगे ऊपर से तो इंसान बहुत पतला है, मतलब रिजर्वॉयर नहीं है उसके पास, लेकिन विसरल फैट, पेट उसका निकला हुआ है, विसरल फैट उसको कहते हैं। विसरल फैट क्या है? पेट के अंदर जितनी आंतें, लिवर, इन सब के आसपास जो चर्बी जमा होता है उसको कहते हैं विसरल फैट। अगर ये 2.5 किलो से ऊपर चला गया तो ये बीमारी का कारण है। और तीसरा डिपो है लिवर, जिसको कहते हैं फैटी लिवर। ये अगर 250 ग्राम से ऊपर फैट चला गया लिवर में तो ये बीमारी का कारण है। 10 किलो, 2.5 किलो और 250 ग्राम, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, एक मशीन आती है, एपरेंटली वेइंग स्केल जैसी मशीन है, और ज्यादातर जिम में वो होती है BMI। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 16 पैरामीटर्स आपके नापे जाते हैं, जिसमें आपका विसरल फैट भी बताता है, टोटल फैट बताता है, सबक्यूटेनियस फैट बताता है, और इसके अलावा मसल, बोन, इसके बारे में बताता है। अगर आपका विसरल फैट ओवरवेट या ओबीज में है तो बहुत खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक अगर फैटी लिवर है और भी खतरनाक। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सबक्यूटेनियस फैट
10 किलो से ज़्यादा होगा। चर्बी एक बलून की तरह वैक्यूल होता है, उसके अंदर स्टोर होती है। एक लिमिट तक तो ये बलून स्वेलअप करेगा, लेकिन उसके बाद बलून लीक करने लगता है। और फैट जब इससे लीक करेगा तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसको टेक्निकली ऐसे समझें जैसे धीमी अंगीठी शरीर में जलने लगेगी, शरीर के अंदर। अरे अंदर। और ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनना चालू हो। अब इसको घूमने के लिए 6 लीटर ब्लड है, सबक्यूटेनियस फैट को घूमने के लिए तो डाइल्यूट होगा, लेकिन विसरल फैट को घूमने के लिए सिर्फ 350 ml ब्लड है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड आपके बॉडी में पहुंचेगा। और फैटी लिवर तो ग्रेड 1 भी अगर हुआ तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करा देगा। जो 3 तरह के मोटापा आपने बताए, ये तीनों ही हार्मफुल है, जाहिर सी बात है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? सबसे ज्यादा खतरनाक फैटी लिवर, मतलब लिवर का मोटापा। दूसरा खतरनाक विसरल फैट, मतलब पेट का मोटापा। और तीसरा खतरनाक जिसको हम बिग बट फैट कहते हैं, जैसे बड़े बट रिजर्वायर है बेसिकली, शरीर के ऊपर पूरा जमा हो जाए और खासकर हिप पे ज्यादा जमा हो जाए। थर्ड वो खतरनाक है। जी। तो ये 3 टाइप्स जो हुए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बीएमआई से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, नेक सर्कमफ्रेंस, विसरल फैट, फैटी लिवर, इसको भी कैलकुलेट करना, तब जाके हम एक सही परिभाषित तौर पे समझेंगे कि मोटापा है या नहीं है तो किस तरह का मोटापा। अच्छा, पुरुषों में और महिलाओं में जो आंकड़े हैं वो इस कदर इतना अंतर क्यों है? 44 मिलियन महिलाएं और 26 से 27 मिलियन पुरुष भारत में मोटापे का शिकार हैं। इतना अंतर क्यों? जी, महिलाओं में देखा गया है कि जब मेनोपॉज चालू होता है उसके बाद मोटापा होना, प्रेगनेंसी के बाद मोटापा होना। और एक कल्चरल डिफरेंस जरूर मैं देखता हूँ दूसरे देशों से भारत में। शादी के बाद आमतौर पे पुरुष तो थोड़े जागरूक रह भी जाते हैं, महिलाएं इग्नोर कर देती है अपनी हेल्थ को कि अगर मोटे हो भी रहे हैं तो क्या अब शादी थोड़ी होनी है, बच्चा हो गया तो बच्चे का केयर करना है, अपने पे क्या ध्यान दें। ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य आपका भी है और उतना ही महत्वपूर्ण आपका भी स्वास्थ्य है। आप स्वस्थ रहेंगे तो घर स्वस्थ रहेगा, घर स्वस्थ रहेगा, पति भी स्वस्थ रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए महिलाओं में इग्नोरेंट, नेग्लिजेंट बिहेवियर इंडिया में ज्यादा देखा गया। और इसमें पुरुषों में थोड़ा सा ये है। एक दूसरा, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो होता है मोटापा कम करता है, महिलाओं में जब एस्ट्रोजन डाउन होता है तो मोटापा बढ़ने लगता है। ये सब एक मिक्स सा कारण है। और आमतौर पे जब महिलाएं सास की पीढ़ी में पहुंचती है तो थोड़ा सा उनकी आदत हो जाती है कि हम बैठे रहें और बहू हम काम क्यों करें। हाँ, बहू पे थोड़ा शासन चलाएं, क्यों हमारे ऊपर शासन चलाता है। ये एक और जो आम घरों में भी देखने को मिलती है स्थिति, जब महिलाएं देखती हैं कि शरीर का बढ़ रहा है आकार, वजन बढ़ रहा है, खाने की क्वांटिटी कम कर देती हैं, क्योंकि वो कुछ और तो कर नहीं पा रही हैं। वो ना एक्सरसाइज के लिए वक्त निकाल रही हैं, ना अपने टहलने के लिए वक्त निकाल रही हैं, तो खाने की क्वांटिटी कम कर देती हैं और फिर कहती खाते तो हम कुछ नहीं है, शरीर ये कि मोटा होता जाता है। तो क्या ताल्लुक है इससे? जी जी, इसमें बताता हूँ। मोटापे के पीछे 4 थियरी चल रही है। पहली थ्योरी एनर्जी बैलेंस थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं कैलोरी इन कैलोरी आउट, कितना हम खा रहे हैं, कितना जला रहे हैं। ये थ्योरी बहुत कारगर नहीं है। क्यों कारगर नहीं है? आपने बिल्कुल सही कहा, खाना तो कम खा रहे हैं, फिर मोटे क्यों हो रहे हैं। दूसरी थ्योरी है जिसमें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन थ्योरी। उसमें ये है कि कितना फ्रिक्वेंट आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जब हम कुछ खाते हैं ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो इंसुलिन उसको कम करना चाहता है। लेकिन अगर बार बार इंसुलिन का स्पाइक हो, इंसुलिन इज ए बैड गाय। यही विलन है पूरे शरीर के मेटाबॉलिक हेल्थ का जी। ये बार बार, जैसे आप अभी गए 2 बिस्किट खा ली, एक कप चाय पी लिया, कहीं गुजर रहे थे एक समोसा खा लिया, ये मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक जो आपका हो रहा है, इसके कारण आपको लाइपोजेनेसिस मतलब फैट, चर्बी का बनना बढ़ रहा है। आपको पता भी नहीं चला, जो भी आप खा रहे हैं चर्बी में जमा हो रहा है जी। कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन थ्योरी। थर्ड थ्योरी है रेडॉक्स थ्योरी। रेडॉक्स थ्योरी ये है कि फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस में काम कर रहे थे और बॉस ने डांट दिया, आपको गुस्सा आया, गुस्से में कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, आप गुस्से में गए, स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोकिंग करने लगे। अब स्मोकिंग माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाया, बॉस ने डांटा, ग्लूकोज बढ़ा, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेशन कराया। अब उस समय लोगों को लगता है कि फिर सॉल्यूशन क्या है, बॉस ने डांटा। तो ये इन सभी वजहों पर विस्तार से बात करेंगे। सुना आपने कि आपके बॉस भी आपका शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं।
बॉस की जो कड़वी बातें हैं वो आपके बॉडी के अंदर के शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, तो उससे डील कैसे करें वो भी बताएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन उससे पहले कुछ और एक दो सवाल है मोटापे से रिलेटेड। लास्ट थ्योरी बताता हूँ। जी बिल्कुल। थ्योरी हो गई। हाँ चौथी थ्योरी ओबिसोजन थ्योरी, इसमें भी चर्चा करेंगे। हाँ ओबिसोजन थ्योरी मतलब ऐसे तत्व जो आपके वातावरण में हैं जिसमें कैलोरी नहीं है लेकिन आपको मोटापा कराता है, उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक और इस जी तरह की और भी चीजें हैं, चर्चा करेंगे। 4 थ्योरी है। अब चारों थ्योरी को जब यूनिफाई करेंगे, मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मेरे अंदर मोटापे की वजह कौन सी है। और जिस दिन आप समझ गए आपका मोटापा कम हो जाएगा। चलिए, ये तो पुरुषों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई। मोटापे की वजहें क्या क्या हैं वो भी ब्रीफ में बताया अभी डॉक्टर साहब ने, इसे विस्तार से भी जानेंगे और उन वजहों से कैसे आप खुद को दूर रख सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों का जिक्र कर लेते हैं। आजकल बड़ी तादाद में बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। अक्सर हम कहते हैं, घरों में देखते हैं कि बच्चे जब गोलू गोलू से दिखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बच्चे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, थोड़े गोलू गोलू से हो। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है? बच्चों में भी 12 मिलियन से ज्यादा बच्चे भारत में ओबेसिटी के शिकार हैं। बिल्कुल सही नहीं है। जिसको आम तौर पे भारतीय घरों में कहा जाता है बच्चे हेल्दी हैं, बच्चे अनहेल्दी हैं। और खास बात यह है कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा हो तो माँ का एक्सपोजर अगर बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से हो, बार बार इंसुलिन स्पाइक माँ को होता हो, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड ले रही हो, या जैसे मैंने कहा ओबिसोजन का एक्सपोजर माँ को हो, मतलब प्रदूषण का एक्सपोजर, प्लास्टिक का एक्सपोजर, बहुत कॉस्मेटिक का एक्सपोजर, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे आगे चल के मोटापा के शिकार होंगे। एक दूसरा, बच्चा नॉर्मल है, अब बच्चे को आपने प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे छोड़ दिया। प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो आपका शैतानी रसोई का खाना है वही है प्रोसेस्ड फूड। ये आप बार बार कहते हैं कि बाहर का मत खाया करो, शैतानी रसोई है। घर का रसोई वहीं का खाया करो। और जो अभी आपने बात कही कि गर्भवती महिला, अगर उनका शेड्यूल ठीक नहीं है, गर्भवती महिला का खान पान ठीक नहीं है, अगर वो कोई किसी ऐसे कारण से एक्सपोज हो रही है जो मोटापे की वजह बन सकता है, तो बच्चे में भी मोटापा आ सकता है। तो वो मोटापा तुरंत दिखता है या कुछ वक्त बाद? बच्चा, एक तो बर्थ वेट बच्चे का ज्यादा होगा नॉर्मली भारत, तो भारत में तो ये अच्छा माना जाता है। भारत क्रेडिट की बात होती है। अंडरवेट लोग। अब क्या हो गया, भारत में 3.5-4 किलो के बच्चे कॉमन हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि बच्चा बड़ा हेल्दी पैदा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, बच्चे को विद इन रेंज रहना था। अब जो बच्चा ये पैदा हो रहा है, ये हाई इंसुलिन मदर का जो रहा गर्भ में जब बच्चा पल रहा, तो उसका नतीजा है बच्चा ओवरवेट पैदा हुआ। और ये बच्चा आगे चल के डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर का शिकार होता है। इसलिए जरूरी है बच्चे का आइडियल वेट, मतलब बच्चा थोड़ा दुबला पैदा हो जाए, पतला पैदा हो जाए, वो बाद में वेट गेन और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मोटा बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर हो भी गया, घबराए नहीं, उस बच्चे को करेक्ट कर सकते हैं आप। उसको एक्सपोजर ना होने दें। जो मैंने शैतानी रसोई की बात की, ऐसा खाना जो बाहर से पैक, बाहर से मतलब कोई बाहर से मुझे दुश्मनी नहीं है, बाहर से मतलब है वो खाना शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब जिसको अलमीरे में सजा सकते हैं, जैसे ब्रेड, बन, कुलचा, इस तरह की चीजें शेल्फ लाइफ को कम कर रहे हैं, स्वयं के जीवन को कम करते हैं शेल्फ लाइफ बढ़े हुए खाने से। और अब तो आम बात है घरों में कि सुबह खाना क्या है, ब्रेड बटर खा लेना है, टोस्ट खा लेना है। ये तो आम बात है। छोले कुलचे भी घर में ही बन रहे हैं अब तो। देखिए, आम बात जरूर है लेकिन अच्छी बात नहीं। भारतीय भोजन इसीलिए प्रसिद्ध था कि एज रॉ एज पॉसिबल, एज नेचुरल एज पॉसिबल हम खाते थे। हम पैक्ड फूड पे नहीं जाते थे। लेकिन आज भारतीय घरों में ब्रेड इस तरह घुसा है, बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म का नतीजा है। इसकी जरूरत नहीं थी। घर की रोटी, घर का पराठा आज भी स्वस्थ है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसके एक नहीं अनेकों सपोर्टिंग एविडेंस, रिसर्च पेपर हैं। उतना ही नहीं हुआ, भारतीय घरों में ऐप बेस्ड आपने बच्चे को मोबाइल दिया, उसमें पेमेंट मोड दे दिया, बच्चा शाम को रात को पढ़ रहा था, आप तो सोने चले गए। अब बच्चे को लगा कि रात में कुछ करने को नहीं है, डिजिटल फूड ऑर्डर किया, वो खाना रात को 2 बजे आया। 2 बजे हमारा बॉडी कोर्टिसोल डाउन, इंटेस्टाइन डाउन, लिवर सोने चला गया था। उस समय बच्चे ने खाना डाला। खाना कौन सा आएगा? वही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शैतान की रसोई। बच्चे ने रात में खाना खाया 2 बजे, डाइजेशन की प्रॉब्लम, गट माइक्रोबायोम, गट के अंदर जो बैक्टीरिया है 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है डैमेज, और प्लास्टिक में खाना पैक हो गया। थैलेट्स एंड बिस्फेनॉल ए जो मोटापे का कारण है।
मतलब कुल मिलाकर कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो हेल्दी है। एग्जैक्टली उसको फास्ट फूड जिसको कहते हैं, मैं हर समय पूछता हूँ ऐसा फास्ट क्या लाइफ में जो खाने के लिए आपको टाइम नहीं है, नंबर वन। नंबर टू कि ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि घर में आपका खाना नहीं है। इसको मैं कहता हूँ न्यूट्रिशनल पॉवर्टी, मतलब पोषण के पॉइंट से, पोषण के दृष्टिकोण से ये गरीबी है, ये अमीरी नहीं है। अगर जी। आप घर का खाना खा सकते हैं तो आप सच में अमीर हैं स्वस्थ दृष्टिकोण से, अदरवाइज हो सकता है आप अमीर। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि अब तो ये मतलब फैशन है कि ऑर्डर किया कुछ अच्छा हो जाए, ऑर्डर कर दो। तमाम तरह के ऐप हैं, उनका नाम क्या ही लेना, लेकिन 10 मिनट में 15 मिनट में एक से एक लजीज व्यंजन हाजिर हो जाएगा। तो पार्टी पार्टी होती है, लेकिन वो पार्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके बच्चे को खतरे की तरफ बढ़ा सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल में पार्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हमने मोटापे की वजहों की बात की, किन किन वजहों से मोटापा होता है, मोटापा कितना खतरनाक है, ये अपने आप में कोई बीमारी है या बीमारी के लक्षणों में एक है, क्या है ये? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैं बताऊं, मॉडर्न मेडिसिन में जिनको बीमारी कहा जा रहा है, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कैंसर, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ये बीमारी नहीं है। दीज आर मैनिफेस्टेशन, मतलब बीमारी कहीं और है। ये सिर्फ एक संकेत दिया कि मोटापे फॉर्म में आपको दिख गया, हार्ट डिजीज के फॉर्म में दिखा, हाइपरटेंशन के फॉर्म में दिखा, कैंसर के फॉर्म में दिखा, तो आप सोचो बीमारी है कहाँ। बात होनी चाहिए मोलिकुलर हेल्थ के। मोलिकुलर हेल्थ किसको कहते हैं? हमारे शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन से ऊपर कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं के अंदर, उन हर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे। उसमें एक ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट होती है पूरे शरीर के लिए। अब उस एनर्जी स्टोरेज को जो हम डैमेज करते हैं, बीमारी वहाँ है। क्या क्या बीमारी है? ग्लाइकेशन, टेक्निकल है लेकिन साइंस के विद्यार्थी समझ जाएंगे। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, ऑटोफेजी, ये बीमारियां हैं। अब ये बीमारी क्या है समझिए आप, आपके मॉलिक्यूल पे जाके आपको डैमेज कर दिया गया और उसका मैनिफेस्टेशन हुआ मोटापे फॉर्म। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं मोटा हुआ इसलिए बीमारी हुई? ऐसा नहीं हुआ, वहां डैमेज हुआ। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप एक मोटापा 100 बीमारी की वजह। हाँ, डॉक्टर की पढ़ाई थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, वो रिवाइज करने की जरूरत है डॉक्टरों को। और रिवाइज कुछ नहीं, हमारे मॉडर्न मेडिसिन की चीज है। फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी अगर रिवाइज कर ले डॉक्टर तो उसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। ये हमारे फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का कोर्स है। तो ये जब प्रॉब्लम हुई, आपका सारा स्विच गड़बड़ हुआ। आपने ग्लाइकोजन चिकन, जिसको मैं कहता हूँ, जो आज सफ़ेद चिकन मिल रहा है, जिसको एंटीबायोटिक देके 1 महीने में बड़ा कर दिया जाता है क्योंकि जल्दी बढ़ाना है, तो इन्फेक्शन प्रोन है चिकन, तो उसको एंटीबायोटिक दिया। वो चिकन आपने खाया, एक तो ग्लाइकोजन मिला प्रोटीन से ज़्यादा, वो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हुआ, एंटीबायोटिक गट में गया, बैक्टीरिया जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, गट बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम कहते हैं, वो डैमेज हुआ, लीकी गट हुआ। और सेरोटोनिन पेट के अंदर जो बन रहा था वो हमारे मूड को एलिवेट करता, खुश रखता था, वो डैमेज हो गया। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा। और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना खतरनाक है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज्यादा तो उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए कुछ खाता, डोपामिन सर्च करता है। डोपामिन सर्च बच्चे शुगर से ले सकते हैं, मीठा शुगर से ले सकते हैं, बड़े तो स्मोकिंग से ले लेते हैं, अल्कोहल से ले लेते हैं, बच्चे शुगर से लेते हैं। इसलिए शुगर को मैं हर समय कहता हूँ अल्कोहल ऑफ चिल्ड्रन। इससे बहुत साधारण तौर पर आप ये समझिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, हर थोड़ी देर पर उसे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, उसे चॉकलेट चाहिए, उसे चीनी चाहिए या फिर उसे मिठाई चाहिए और बहुत लड़ झगड़ कर वो खाना ही चाहता है, घर में किचन में छिपछिपा कर जाता है, बिस्किट्स कुछ नहीं मिला तो बिस्किट खाकर आ जाता है, तो यहाँ प्रॉब्लम के लक्षण हैं।
और सचेत होने की जरूरत है। हाँ, इस पे क्या करना है कि बच्चे को डांटना नहीं है, इसको क्या करना है, बच्चे की मनस्थिति कैसे रिवर्स होगी, तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें। मतलब प्रोसेस फूड बंद करें, उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा, जी। मोटापा कम हो जाएगा। जी, एक और सवाल था, क्या नींद की कमी से भी मोटापा होता है? खाने की तो बात बहुत होती है, नींद की बात नहीं होती है। बिल्कुल, नींद की कमी रिलेटेड है। नींद की कमी मतलब सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस। आमतौर पे एक हार्मोन समझिए कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। सुबह 4 बजे ये कॉर्टिसोल सर्ज देता है, मतलब बढ़ता है। सुबह 4 बजे क्यों? इसलिए कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दे, मसल को ग्लूकोज चाहिए, आप जगेंगे, ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, आप एनर्जी मिलेगी, चलेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे। और जो आमतौर पे था पहले ज़माने में कि एग्रीकल्चर के लिए जाएंगे, शिकार के लिए जाएंगे, तो आज भी ऑफिस के लिए आप तैयारी करते हैं, कॉर्टिसोल सर्ज होता है। अब आपने नींद पूरी नहीं ली, इसका मतलब क्या है कि सुबह 4 बजे अगर कॉर्टिसोल को सर्ज होना है, उसके 6 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। और समझिए इसको, लास्ट मील के बाद इंटेस्टिन को, आंत को 5 घंटे चाहिए चर्निंग करके डाइजेशन करने। जब वो डाइजेस्ट कर चुका होगा तो मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, जिसको मैं कहता हूँ लिवर को कहता हूँ मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, वो सबको सुला के, मतलब इंटेस्टिन को सारी सब चीजों को सुला के, ऑर्गन्स को बत्ती ऑफ करके, ताला लगा के माँ सोने जाती है लिवर। अब लिवर को चाहिए 3 घंटे की स्लीप, तो 5 और 3 8 घंटे। 8 घंटे की स्लीप हो जाए तब सुबह 4 बजे कॉर्टिसोल को अप होना है। कॉर्टिसोल दादाजी हैं, सुबह जगेंगे, सबको जगाएंगे, जग जाओ, जगने का समय। यानी 8 घंटे की नींद बांध लीजिए, और 8 घंटे से ज्यादा सोए तो? अब 8 घंटे से ज्यादा सोए तो हो सकता है कोई तकलीफ भी हो रही हो, या हो सकता है आलसी हो। क्योंकि कई बार तो ये भी होता है कि सो कर मोटा हो गया। अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे ज्यादा नींद नहीं आएगी। तो एक तो ये प्रोसेस हुआ, तो इतनी नींद की जरूरत है कि ताकि डाइजेशन हो जाए, लिवर स्वस्थ रहे और आपका ब्रेन स्वस्थ रहे। दूसरा क्या है, अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रात में लेते हैं, हाई कार्ब डाइट जिसको कहते हैं, मीठा खाना या प्रोसेस्ड फूड खाना, ये लेते हैं, तो आपका शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक रात में रहेगा और ये आपकी नींद को डिस्टर्ब रखेगा। आप अपेरेंटली सो रहे होंगे लेकिन नींद डिस्टर्ब रहेगी, मतलब साउंड स्लीप नहीं रहेगा। सुबह जब जगेंगे तो आपको आलस से लगेगा, थकान महसूस होगी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन मतलब सप्रेशन हो गया। और आप कभी कभी ये भी लोग करते हैं, जूस पी के सोते हैं, दूध पी के सोते हैं। हाँ, दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पी के सोते हैं रात में। भारत में तो सोने से पहले दूध एक परंपरा की तरह है। जो आप उसमें बहुत सारा कुछ, बहुत मिसकंसेप्शन है, शहद ले लेना, दूध पी लेना, और ये सब, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट है, शहद किसी भी फॉर्म का फ्रुक्टोज। तो ये रात में अवॉइड करें तो बेहतर है। आइडियल तो ये है शाम को सनसेट के बाद खाना ना खाएं, तो आपके गट को, लिवर को और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा और सुबह फ्रेश मिलेंगे। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हो गया, नींद की कमी मोटापा, और अधिक खाने से नींद की कमी, अधिक खाना भी मोटापा और नींद की कमी मोटापा, तो सब कनेक्टेड हो गया। तो सब गड़बड़ हो गया और फूड दोनों कनेक्टेड है मोटापा। तो सब गड़बड़ हो गया, कुल मिलाकर यही है। और दूध ना पिए क्यों? हेवी फूड रात में अवॉइड करना चाहिए। उसका मतलब क्या है, दूध में भी एक शुगर है, लैक्टोज, और प्रोटीन है, लैक्टोल्यूमिन कहते हैं। शुगर की मात्रा जितना रात में अवॉइड करें उतना बढ़िया है। इसके लिए देखिए मैं एक चीज समझाता हूँ, ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ग्लूकोज, जब शुगर की बात होती है, सुक्रोज, सुक्रोज में 2 मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कार्बन, फ्रुक्टोज 6 कार्बन। ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज नॉट नेसेसरी इन फूड। आप नहीं भी ग्लूकोज लेंगे तो बॉडी ग्लूकोज फॉर्म कर लेती है एसेंशियली, बट फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट जूस में है इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ एट ऑल। आपकी जरूरत नहीं है फ्रुक्टोज, इसलिए आपको जो लगता है फ्रूट जूस लेके आप हेल्दी रहेंगे, तो फ्रुक्टोज इज माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट। बेसिकली फ्रुक्टोज पॉइजन है,
जो कॉर्न सिरप में और जो मीठी चीज़ें बच्चे खाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट है, ये ग्रोथ नहीं कराता है और डेफिनेशन वाइज फ्रुक्टोज फूड नहीं है। और एक और सवाल है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक बार में ज़्यादा खाने से बचें और अच्छा है कि हर 2 घंटे पर थोड़ा थोड़ा कुछ मंचिंग करते रहें, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें, बट आप कह रहे हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा, फिर क्या करें? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है फ्रीक्वेंट मंचिंग की। अनेकों रिसर्च पेपर इस पे अवेलेबल हैं, जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ सकते हैं उसको। मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक जब भी होगा लाइपोजेनेसिस कराएगा। इसका मतलब क्या है? लाइपोजेनेसिस मतलब चर्बी का बढ़ना। जितनी बार इंसुलिन को स्पाइक देंगे, एनर्जी आपको मिलेगी, एनर्जी आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। कब हम हंटेरियन एग्रीगेरियन सोसाइटी में नहीं, ऑफिस में काम करते हैं, कहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं, एयर कंडीशनिंग है, लिफ्ट है, कार है, तो आप बेसिकली एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके फैट में, जो मैंने 3 डिपो बताया, 3 गोदाम बताया, 3 गोदाम में जमा कर देता है। और विसरल फैट में जब जमा करेगा, लिवर में जब जमा करेगा, सबसे डैमेजिंग आपका होता है। तो कितना गैप होना चाहिए? एग्जैक्टली। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत फैशन में है आजकल बहुत ज्यादा। उससे भी बेहतर एक सोल्यूशन बताता हूँ, ईटिंग विंडो। मैं हर समय कहता हूँ ईटिंग विंडो, खाने की खिड़की तैयार करिए कि कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। इसका फॉर्मूला ध्यान से सब लोग सुन लें, सोल्यूशन मिल जाएगा प्लीज। इंटरमीडिएट फास्टिंग कहता है कि ओवरनाइट फास्टिंग और सुबह देर से खाओ। हाँ। कॉर्टिसोल सुबह 4 बजे अप हुआ, ग्लूकोज एक लेवल तक ले गया, उसका डाउन होगा, फिर बॉडी चिड़चिड़ापन होगी, बॉडी को चाहिए खाना, बॉडी को खाना चाहिए। आइडियल ये है कि सुबह आप 8 से 9 के बीच में फर्स्ट मील लें। जगने के कितनी देर बाद? हाँ, 4 बजे मैं मान रहा हूँ कि आप जगेंगे, तो जगने से 4 से 5 घंटे के अंदर आपका पहला मील हो जाना चाहिए जी। वो मील 20% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट एंड 50% प्रोटीन। इसमें लेकिन फाइबर मिक्स होगा। फाइबर से मतलब है वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, ये आपका खाने में होना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड हर समय होना चाहिए। अब ये मैंने बताया मॉर्निंग ले लिया, अब कैसे ले सकते हैं? इंडिया राइस इट इनबिल्ट है जी। जिनको ग्लूटेन की एलर्जी हो, अगर पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो गेहूं में ग्लूटेन है और इंटेस्टिन में एक प्रोटीन है ज़ैनुलिन, उसके एलर्जी के प्रॉब्लम के कारण ग्लूटेन एलर्जी होती है, लोगों को पता भी नहीं। तो क्या करें, आप 1 हफ्ते गेहूं छोड़ के देखें, अगर ब्लोटिंग कम हो जाए, चेहरे पे दाने निकलना कम हो जाए, पल्स रेट देखें डाउन होने लगे, मतलब ग्लूटेन एलर्जी है। अगर आप टेस्ट करा सकते हैं तो बेहतर है, नहीं करा सकते तो ये करके देखें। दूसरा, राइस। इंडियन जीन को राइस काफ़ी सूट कर रहा है, जापानीज को राइस सूट करता है, तो राइस खाते हैं। राइस का फॉर्मूला है, अगर आपका वेट, वजन आइडियल है, इतना ही रखना चाहते हैं, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट चावल, पके हुए चावल का 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। जैसे 80 किलो किसी का वजन है और वो अपना वजन 80 किलो रखना चाहते हैं, उनके हाइट के हिसाब से ठीक है, तो 80 ग्राम चावल लें। 80 ग्राम चावल। 80 ग्राम चावल। अब सोचेंगे कैसे मेजर करें? किचन वेइंग स्केल आता है जो 5 ग्राम भी मेजर करता है, 2 ग्राम भी मेजर करता है, वो वेइंग स्केल खरीद लें, 250 रुपए का है, बस 250 रुपए का है। उसके बाद फाइबर इसका डबल, वो सलाद हो सकता है, पालक का साग, सब्जी, कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन में दाल या जो भी आपके कल्चर में सूट करता हो, छोले, राजमा, जो भी सूट करता हो, ये ले सकते हैं। इनको मिक्स करके, जो नॉन वेजिटेरियन है, प्रेफरेबल उनके लिए फिश है, वेरी गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड प्रोटीन। एग अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है एंड ट्रिप्टोफैन देखा गया है एग में सबसे अच्छा मिलता है। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में कन्वर्ट होगा, मूड एलिवेटर होगा। तो ये इसका कॉम्बिनेशन आप मॉर्निंग ले लें। इससे 6 घंटे के बाद दूसरा मील ले लें, मतलब 6 से 8 घंटे का ईटिंग विंडो, मतलब यही 6 से 8 घंटे में आपको खाना खाना है। उसके बाद कोई भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। शाम के वक्त कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे 9 बजे खाया, तो सेकंड मील आपका 3 बजे हो जाना चाहिए। 3 बजे के बाद नहीं खाएं। अब देखिए उस फॉर्मूले को, 3 बजे आपने खाया, 5 घंटे इंटेस्टाइन को डाइजेशन में, 8 3 घंटे माँ लिवर उसको सेटल करेगी, 11 बजे आप सोने जाएंगे, 11 बजे लिवर सोने गया, आप 9 बजे सोने चले गए, 4 बजे सुबह जग गए।
अब जोड़ लीजिए। हाँ, लेकिन ये बहुत आइडियल सिचुएशन है और जो शिफ्टों की जॉब होती है फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाता, फिर उनको उस हिसाब से कर देना हाँ, ये चाहिए। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कोई भी कर सकता है।